नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। तो 1986 की शिक्षा नीति के बारे में जानने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि 1986 की जो शिक्षा नीति है उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किन पृष्ठभूमियों में यह शिक्षा नीति तैयार की गई और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कौन कौन से जो कदम थे शिक्षा के लिए वह उठाए गए। तो इन सब के बारे में हम संक्षेप में जानेंगे। इसी कड़ी में हम जानते हैं कि जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जो कि देश की प्रथम शिक्षा नीति थी, जो कि लगभग आज़ादी के 2 दशक पश्चात जारी हुई थी, उसके बारे में हम संक्षेप में जानते हैं कि क्या क्या प्रावधान जो 1968 की शिक्षा नीति थी उसमें किए गए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, वह उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ाना, सामान्य नागरिकता व सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना था। उसमें शिक्षा प्रणाली के सर्वांगीण पुनर्निर्माण तथा हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचाई उठाने पर जोर दिया गया था। साथ ही साथ शिक्षा नीति में विज्ञान प्रौद्योगिकी पर नैतिक मूल्यों को विकसित करने पर तथा शिक्षा और जीवन में जो गहरा संबंध है उसको कायम करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। और इस शिक्षा नीति के जारी हुई जब यह शिक्षा नीति, तो जो शिक्षा का प्रसार था वह काफ़ी हद तक सभी क्षेत्रों में हुआ और आज गांव में रहने वाले व्यक्ति भी 90% से अधिक जो लोग हैं वह 1 किलोमीटर के फासले के भीतर उनके लिए प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। और अन्य स्तरों पर भी शिक्षा के, जैसे माध्यमिक स्तर हो, उच्च शिक्षा का स्तर हो, तकनीकी शिक्षा का स्तर हो या व्यावसायिक शिक्षा का स्तर हो, इन सभी शिक्षा के स्तरों में व्यापक जो परिवर्तन हैं वह आए हैं और सुविधाएं पहले के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ी हैं। अगली जो प्रमुख बात थी वह शिक्षा की संरचना से संबंधित थी। जो 1968 की शिक्षा नीति थी उसमें 10+2+3 की शिक्षा संरचना के बारे में बात की गई थी। और यह जो शिक्षा नीति आने के पश्चात कई राज्यों ने यह संरचना लागू कर दी और जो स्कूल पाठ्यक्रम था वह भी जो छात्र और छात्राएं थी, जो छात्र छात्राओं में विषमता व्याप्त थी, उसको समाप्त करते हुए समान शिक्षा देना, जैसे विज्ञान और गणित की जो अनिवार्य बनाने की बात कही गई थी, वह भी इस शिक्षा नीति में के परिणाम स्वरूप लागू किया गया और कार्यानुभव को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उसके पश्चात जो स्नातक और परास्नातक के पाठ्यक्रम थे उनकी बदलने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई और जो शोध और अध्ययन केंद्र थे वह भी स्थापित किए गए। इसके पश्चात कई जो राज्य थे उन्होंने त्रिभाषा सूत्र को अपने अपने ढंग से लागू किया। परंतु इसी बीच जो कांग्रेस की सरकार थी वह सत्ता से चली गई और कांग्रेस की सरकार सत्ता में जाते ही 1977 में केंद्र में जो जनता दल है वह सत्तारूढ़ हुआ और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही 10+2+3 के स्थान पर 8+4+3 की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर जो संरचना है उस पर विचार प्रस्तुत किया। और इसी के परिणाम स्वरूप जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे श्री प्रकाश चंद्र, उन्होंने शिक्षाविदों और सांसदों के सहयोग से नई शिक्षा नीति तैयार कर ली। इस नई शिक्षा नीति के तैयार होते ही इसकी घोषणा 1979 यानी 1979 में कर दी गई। परंतु राजनीतिक उथल पुथल का माहौल आया और कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है 1980 में। और कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही जो 1968 की शिक्षा नीति थी वह उसने पुनः लागू कर दी और 1984 तक यही शिक्षा नीति लागू रही। परंतु 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के फलस्वरूप जो राजीव गांधी हैं वह प्रधानमंत्री बनते हैं। 31 अक्टूबर को इनकी हत्या हो जाती है। उसके पश्चात राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं।
राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री थे और हर क्षेत्र में इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही हर क्षेत्र में आंदोलनकारी कदम उठाने प्रारंभ किए और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने कहा कि जो वर्तमान शिक्षा है वह राष्ट्र की आवश्यकताओं को जो पूर्ति है वह नहीं कर रही है। वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है वह राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं है। इसीलिए उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि इसका पुनर्निरीक्षण और जो पुनर्गठन होना चाहिए शिक्षा नीतियों का। तो इस पर उन्होंने ना कोई आयोग बनाया और ना कोई समिति गठित की, बल्कि 1986 में एक सर्वेक्षण कराया और उस सर्वेक्षण को शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव नामक दस्तावेज में प्रकाशित किया। ये जो दस्तावेज था इसमें संविधान लागू होने के पश्चात यानी 1951 से 1983 तक की जो शिक्षा की प्रगति थी उसका सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत किया गया और तब से अब तक शिक्षा की क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या असफलताएं रही हैं, क्या गुण रहे हैं, क्या दोष रहे हैं, इन सभी का वर्णन सांख्यिकीय रूप में किया गया। और यह जो दस्तावेज था इसको जनता के समक्ष रख दिया गया और इस पर विचार मांगे गए और इस पर सभी के विचार लेने के फलस्वरूप एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। जब इन सभी सुझावों के फलस्वरूप शिक्षा नीति तैयार कर ली गई तो मई 1986 में नई शिक्षा नीति का प्रकाशन किया गया और इसके कुछ समय बाद इसकी कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि जो 1968 की शिक्षा नीति थी उसमें केवल उसका दस्तावेज ही सम्मिलित था, जबकि जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें कार्य योजना का भी जो प्रस्तुत किया गया, जिसे हम प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं। और इस कार्य योजना में 24 भाग थे और ये जो दस्तावेज था वह 12 भागों में विभाजित था। वह 12 भाग कौन कौन से हैं आगे हम देखते हैं। पहला भाग है भूमिका, दूसरे भाग में है शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, तीसरे भाग में है राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था और चौथे भाग में है समानता के लिए शिक्षा। वह समानता महिला पुरुष हो या प्रौढ़ शिक्षा हो, अल्पसंख्यकों की शिक्षा हो, अनुसूचित जाति की शिक्षा हो, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा हो या जो सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं उनकी शिक्षा हो, सभी को शिक्षा के अवसर समान प्रदान करने की बात की गई। और जो भाग 5 है उसमें विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के पुनर्गठन की बात की गई। जो भाग 6 है वह तकनीकी शिक्षा एवं प्रबंध शिक्षा से संबंधित है। भाग 7 में शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने की बात की गई है और जो भाग 8 है उसमें शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देने की बात की गई है। जो भाग 9 है उसमें शिक्षकों के बारे में बात किया गया है कि शिक्षकों के लिए कौन कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और किस प्रकार से उसमें गुणवत्ता लाई जाए, इस सभी की चर्चा की गई है। भाग 10 है शिक्षा का प्रबंधन के बारे में कि शिक्षा का कैसे मैनेजमेंट किया जाए और कैसे शिक्षा सब तक सर्वसुलभ बनाई जाए। भाग 11 है वह संसाधनों की समीक्षा कि इतने संसाधनों की आवश्यकता होती है और कितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, इन सभी के बारे में चर्चा की गई है। और भाग 12 है वह भविष्य के बारे में है कि भविष्य के में जो 5 वर्षों के भीतर ही ये जो शिक्षा नीति है उसका क्या उसमें कितनी प्रगति हुई, कितना वो हुआ, उसका पुनर्निरीक्षण किया जाए। अब हम जानते हैं 1986 की शिक्षा नीति की विशेषताओं के बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 थी उसके जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों की पूर्ति में उस शिक्षा नीति ने, जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा किया कि 90% से जो अधिक ग्रामीण जनसंख्या थी उनको 1 किलोमीटर के परिधि के भीतर प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय
उपलब्ध कराए गए और कई राज्यों ने 10+2+3 की जो शैक्षिक संरचना थी वह लागू कर लिया। परंतु कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन राज्यों ने 10+2+ की जो संरचना थी उस संरचना को स्वीकार नहीं किया और इसे और अधिक सफल बनाया जाए, इसके लिए फिर प्रयास शुरू हुआ। शिक्षा नीति में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया गया है। जैसा कि हमने देखा था कि 1968 की शिक्षा नीति में भी जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चे थे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई थी। तो इस शिक्षा नीति में भी जो 1968 की शिक्षा नीति में कहा गया था, 1986 की शिक्षा नीति में भी इस बात को दोहराया गया कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। और यह सुनिश्चित किया गया कि 1990 तक जो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जिसमें प्रत्येक बच्चे को 1990 तक जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा जो उद्देश्य निर्धारित किया गया। और 11 से 15 की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को 1995 तक यह शिक्षा प्राप्त हो जाए, ऐसा संकल्प रखा गया। प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। गुणात्मकता में वृद्धि के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वह केवल जो ब्लैक बोर्ड था उससे संबंधित नहीं था। इस जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, इस योजना के अनुसार जैसे शिक्षा की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे हमें पर्याप्त जो शिक्षा के लिए भवन की आवश्यकता होती है, इस जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था इसमें कहा गया कि कम से कम 2 कमरे, 1 बरामदे और 2 शौचालयों के जो प्रावधान था वह किया जाए और कम से कम 2 शिक्षक, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि एक महिला शिक्षक भी सम्मिलित हो, पुस्तकालय सामग्री हो, शिक्षण अधिगम सामग्री हो, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, नक्शे, विज्ञान किटी, ये सब सम्मिलित हों और खेल के मैदान, खेल सामग्रियाँ, ये सब उपलब्ध कराई जाएं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ये सब बातें की गई कि शिक्षा की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वह शैक्षिक भवन की आवश्यकता हो, चाहे वह TLM की आवश्यकता हो, चाहे वह खेल के मैदान की आवश्यकता हो, चाहे वह पुस्तकों की आवश्यकता हो, यह सभी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उसके अंतर्गत प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया। और जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था की जाए और इनके जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके लिए यह अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा, ऐसा प्रावधान 1986 की शिक्षा नीति में किया गया। और बच्चों की प्रगति के विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो पूर्व बाल अवस्थाएं हैं उसके लिए फैमिली डे केयर सेंटर, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों और बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी में खोले जाने का प्रस्ताव रखा, जहां बच्चों को जो है बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के तहत सर्वांगीण विकास किया जा सके। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2000 तक जो 70% बच्चे हैं उनको शिक्षा एवं देखभाल की सुविधा प्रदान कराई जाएगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह स्वीकार किया गया कि माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी और समाज विज्ञानों में की विभिन्न भूमिकाओं के लिए तैयार करती है। यह भी तय किया गया कि 1990 तक 10% तथा 1995 तक 25% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा, जैसा कि 25% विद्यार्थियों के व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कोठारी आयोग ने भी कहा था कि 25% जो माध्यमिक शिक्षा है वह व्यावसायिक होनी चाहिए, उसी का इसने अनुकरण किया और 25% जो विद्यार्थी हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा 10+2 स्तर तक प्रदान की जाए, ऐसा प्रावधान किया गया शिक्षा नीति के द्वारा।
इस स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को भाषा, पर्यावरण का ज्ञान, गणित, कंप्यूटर, विज्ञान, नैतिक एवं शिक्षा एवं समाज उपयोगी उत्पादन कार्य का अध्ययन करना होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें खेल कूद, शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस शिक्षा नीति में आर्थिक रूप से जो पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में के जो लोग थे, जो प्रतिभाशाली जो बच्चे थे, उनके लिए निःशुल्क नवोदय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बताया गया है कि जो देश में 150 विश्वविद्यालय हैं तथा 500 महाविद्यालय हैं। अब इनके सुदृढ़ीकरण के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। स्नातक उपाधि की जो अवधि है वह 3 वर्ष की होगी और उच्च स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावी बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री तथा विद्युतीय शैक्षिक उपकरणों द्वारा शिक्षण के प्रयास किए जाएंगे। जो उच्च शिक्षण व्यवस्था है उसमें पर्याप्त सुधार लाने के लिए और उसमें गुणवत्ता लाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक शैक्षिक उपकरण हैं, उनका प्रयोग किया जाएगा और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए पर्याप्त जो प्रयास हैं वह किए जाएंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। उच्च शिक्षा में शैक्षिक अवसरों की वृद्धि तथा शिक्षा के प्रजातांत्रिकरण के लिए मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा, ऐसी बात कही गई। और शैक्षिक कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के जो हैं वो प्रारंभ किए जाएंगे। सितंबर 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इस विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करने की बात की गई और इसी के अनुरूप अन्य जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं उनका गठन किया जाएगा और राज्यों में भी विभिन्न प्रकार के मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और ग्रामीण अंचलों की आवश्यकताओं से संबंध शैक्षिक कार्यक्रमों के विकास के लिए महात्मा गांधी के सर्वोदयी दर्शन के विचारों के आधार पर ग्रामीण विश्वविद्यालयों की जो गठन है उसकी बात कही गई इसमें कि ग्रामीण विश्वविद्यालय हैं उनका गठन किया जाएगा, जो कि महात्मा गांधी के सर्वोदय दर्शन के आधार पर किया जाएगा। देश में 21 कॉलेजों की स्वतंत्रता मिल चुकी है और 7वीं पंचवर्षीय योजना में 500 कॉलेजों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, ऐसी बात कही गई। और शिक्षा नीति में उपाधियों को कुछ सेवाओं और रोजगारों से संबंध करने के लिए प्रयास करने का प्रस्ताव रखा गया है कि जो शिक्षा है और जो डिग्रीज़ हैं, जो हम उपाधि प्राप्त करते हैं, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए भी पर्याप्त प्रयास किया जाना चाहिए। और इस पर्याप्त प्रयास का जो प्रस्ताव था इस शिक्षा नीति में रखा गया कि इसके लिए हम पर्याप्त प्रयास करेंगे जिससे हम उपाधियों को रोजगार से जोड़ सकें। उच्च शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसकी अनिवार्यता एवं नवनियुक्त जो प्रवक्ता हैं उनके शिक्षण, कला एवं मनोविज्ञान में प्रशिक्षण किए जाने के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उच्च शिक्षा में शोध कार्य के महत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शोध परिषद का गठन किया जाएगा। अगली बात है वह समानता के शिक्षा के लिए कहेगी कि महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा, जिसमें जैसे महिला और पुरुष में जो विषमता व्याप्त है उसमें सभी को लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा और जो लिंग भेद होते हैं उन्हें समाप्त किया जाएगा। महिलाओं की शिक्षा के विकास हेतु पर्याप्त प्रयत्न किए जाएंगे। महिलाओं को विज्ञान, गणित तथा जो तकनीकी शिक्षा है उसको प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और वह भी समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, इसीलिए उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाएगा। जितनी भी रूढ़िवादी धारणाएं व्याप्त हैं समाज में उनको समाप्त करते हुए महिलाओं को पुरुषों के समान स्थापित किया जाएगा और सभी को समान शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए महिलाओं को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की विशेष
सुविधाएं दी जाएंगी। अगला जो है वह है अनुसूचित जाति और शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा। जैसे नगरों, गांवों और पहाड़ी क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए विद्यालयों की स्थापना करने की बात कही गई। इन विद्यालयों में जो विभिन्न वर्गों के, विभिन्न क्षेत्रों के जो शिक्षक हैं, जैसे कोई विशेष वर्ग से संबंधित है तो उसे उसी क्षेत्र में शिक्षक नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि वह उस क्षेत्र की समस्याओं से परिचित है, इसीलिए वह उसका निवारण काफ़ी अच्छी तरह से कर सकता है। इसीलिए इन्हीं वर्गों से संबंधित जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। ऐसा प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया। और दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए, जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, उनमें से जो दूर दराज से आते हैं उनके लिए छात्रावासों का भी निर्माण किया जाएगा। और यदि इनकी आवश्यकता अनुरूप इन्हें आर्थिक सहायता की धनराशि भी दी जाएगी, जो कि छात्रवृत्तियों के माध्यम से या विभिन्न माध्यम से प्रदान की जाएगी। ऐसी जो चर्चा थी, ऐसी जो बात थी इसमें कही गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। और अगला जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के बारे में है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में। जो अल्पसंख्यक हैं, संविधान में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है, अतः इन्हें अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने का अधिकार होगा। परंतु इनका जो पाठ्यक्रम होगा वह सरकारों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम ही होगा। वह अपना विद्यालय चला सकते हैं, परंतु उसका जो पाठ्यक्रम है वह सरकार द्वारा निश्चित किया जाएगा। इनके क्षेत्रों में भी स्कूलों की स्थापना की जाएगी, ऐसी जो बात है वह कही गई। इसके पश्चात यहाँ इसमें कहा गया कि प्रौढ़ शिक्षा का भी पर्याप्त जो व्यवस्था की जाएगी। जो 15 से 35 वर्ष के जो लोग हैं उनके लिए भी शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि यह लोग भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। अगला जो है वह दिव्यांगजनों या विकलांगजनों हेतु शिक्षा के बारे में है, जो कि भाग 4 में वर्णित किया गया है समानता की शिक्षा के अंतर्गत। जो 4.9 है उसके अंतर्गत कहा गया है कि शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से जो दिव्यांग या विकलांग लोग हैं उनको शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, उनको सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिंदगी जिएं। इस संबंध में जो इसने सुझाव दिए उसमें कहा गया कि यह जो उपाय करने हैं उसके अंतर्गत जो दिव्यांगता अगर हाथ पैर या मामूली सी है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ हो, मतलब जो सामान्य विद्यालय हैं और सामान्य बालक हैं उनके साथ ये जो मामूली दिव्यांगता है उससे ग्रसित व्यक्तियों को सामान्य विद्यालयों और सामान्य बच्चों के साथ जो शिक्षा प्रदान की जाएगी। गंभीर रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए छात्रावास वाले विशेष विद्यालयों की ज़रूरत होगी। इस तरह के स्कूल जहां तक संभव होगा जिला मुख्यालयों में बनाए जाएंगे, क्योंकि जो गंभीर दिव्यांगता से ग्रसित हैं उनके शिक्षा के लिए हमें छात्रावास की आवश्यकता होती है और उनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, और इन स्पेशल नीड्स को पूरा करने के लिए इस तरह के जो विशेष स्कूल हैं वह स्थापित किए जाएंगे और यह विशेष स्कूल मुख्यतः जिला मुख्यालयों में बनाए जाएंगे। विकलांगों या दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। शिक्षकों, खास तौर से प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी नया स्वरूप दिया जाएगा, ताकि वे दिव्यांग बच्चों की कठिनाइयों को ठीक तरह से समझकर उनकी सहायता कर सकें। दिव्यांग बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए और किस प्रकार से सीखते हैं, इन सभी के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं उनका संचालन किया जाएगा, जिससे कि वह दिव्यांग बालकों की कठिनाइयों को समझ सकें और उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकें। अगली जो बात की गई अध्यापक शिक्षा के बारे में कही गई।
शिक्षा नीति में अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए प्रस्ताव किया गया। प्राथमिक शिक्षकों के पूर्व सेवा एवं सेवारत प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम डाइट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया गया। मतलब डाइट की स्थापना, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसके प्रस्ताव के फलस्वरूप की गई और माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया जाएगा। कुछ प्रशिक्षण महाविद्यालयों को व्यापक संस्थान, कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना आरंभ की जाएगी। शिक्षा नीति में शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक शिक्षा पर व्यय करने का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 10% तथा राज्य बजट का 30% खर्च किया जाएगा, ऐसा प्रावधान 1986 की शिक्षा नीति में किया गया। शिक्षा के विकास के लिए धन स्रोत सरकारी अनुदान के अतिरिक्त दान को प्रोत्साहित कर, वृद्धि करके एवं बचत करके संसाधन जुटाए जा सकते हैं, ऐसा भी जो प्रस्ताव है वह इस शिक्षा नीति के द्वारा दिया गया। और समेकित शिक्षा हेतु क्या प्रयास किए गए, तो समेकित शिक्षा हेतु जैसा कहा गया, जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा की कि समेकित शिक्षा के लिए जिसमें अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, प्रौढ़ शिक्षा हो, या महिलाओं की शिक्षा हो, या दिव्यांगों की शिक्षा हो, इन सभी को समेकित शिक्षा में सम्मिलित किया गया और सामान्य विद्यालयों में इनकी सहभागिता सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत जो दिव्यांग शिक्षा से जुड़ी हर प्रकार की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और शिक्षा प्रदान करने वाली ये जो संस्थाएं हैं इनकी तुलना में जो विकलांग या दिव्यांग लोग हैं इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। इस संख्या को कम किया जाएगा। तो जो दिव्यांगजनों को शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं उनमें वृद्धि की जाएगी, जिससे कि सभी को पर्याप्त और गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए यह कहा गया कि समेकित शिक्षा संबंधी नीति को लागू करने का दायित्व एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी को यह दायित्व सौंपा गया कि समेकित शिक्षा की व्यवस्था को लागू किया जाए और सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। तो इस प्रकार से आज की हमने इस वीडियो में देखा जो कि 1968 की शिक्षा की नीति थी, उसमें प्रमुखतः शिक्षा की संरचना जो कि 10+2+3 हो, या विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा हो, या समानता के लिए शिक्षा हो, सभी की शिक्षा पर व्यापक बल दिया गया। और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास या त्रिभाषा सूत्र हो, जो कि भिन्न भिन्न स्तरों पर विद्यार्थी की भाषाई क्षमताएं हैं उनमें सुधार करना उसका उद्देश्य था। इस प्रकार से सभी पर बल दिया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।